हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें अपने को 6 परिभाषाएं पढ़नी है। ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और इसके अलावा द्वारक। ये 6 परिभाषाएं हम पढ़ेंगे जो कि गोलीय दर्पण से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो एक एक परिभाषा को अपन लेकर के पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, इससे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके अवतल दर्पण, और एक दर्पण होता अपने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है उसमें तो उसकी अंदर धसी सतह परावर्तक सतह का काम करती है, यानी कि ये जो उभरी हुई सतह है इसके ऊपर हम चांदी की या सिल्वर की पॉलिश करते हैं, और जो उत्तल दर्पण है उस पर उभरी हुई सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है। तो अंदर धसी हुई सतह के ऊपर अपन क्या करते हैं, जो परावर्तक पदार्थ है उसकी पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं इस ध्रुव के बारे में। भाई ये ध्रुव क्या होता है? तो देखो, कोई सा भी गोलीय दर्पण हो, जैसे ये गोलीय दर्पण है एक आपके सामने। तो ये जो गोलीय दर्पण है इसकी एक परावर्तक सतह होगी। जैसे ये पूरी इसकी परावर्तक सतह है जो आपको दिख रही है, ये पूरी क्या है, इसकी परावर्तक सतह है। तो इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु को अपन बोलते हैं ध्रुव। तो हमारा जो ध्रुव है उसके लिए अपन क्या बताएंगे कि भाई जो गोलीय दर्पण होता है उसकी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जो परावर्तक सतह है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो देखो, हम ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसके बीच में यहां पर एक पॉइंट दिखा देते हैं जो कि इसका मध्य बिंदु है, और इसके बीच में भी यहां पर एक छोटा सा पॉइंट दिखा देते हैं जो कि इसका मध्य बिंदु, और ये मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाएगा। और ध्रुव को हम दिखाते हैं पी की सहायता से। किसकी सहायता से दिखाते हैं? पी की सहायता से दिखाते हैं। तो यहां पर हो गया ये पी, और यहां पर भी ये क्या हो गया, पी। तो ध्रुव की सीधी सी परिभाषा होगी हमारे सामने। भाई जो गोलीय दर्पण है उसकी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो मैं यहां परिभाषा लिख दूं, ये गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और आगे एक चीज और लिख लें कि ध्रुव को P से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं, ठीक है भाई। तो ये ध्रुव का संकेत होता है P। तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, इसको मैंने यहां दिखाया तो इसको दर्शा दिया P से। और ऐसे ये उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव है P, तो इसको भी मैंने किसकी सहायता से दिखा दिया, P की सहायता से दिखा दिया। अब दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। दूसरी परिभाषा अपन लेंगे वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या।
तो क्या होती है ये वक्रता केंद्र और क्या होता है वक्रता त्रिज्या, इसको अपन समझते हैं। तो देखो भाई, हमको पता है गोलीय दर्पण ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों को ही हमने एक कांच के गोले से बनाया है। एक खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग इनको अपन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो पहले ये दर्पण इस तरीके से पूरा गोला रहा होगा, ठीक है, और ये नीचे वाला भी एक गोला ही रहा होगा पहले तो पूरा। हाँ भाई देखो, तो ये अवतल दर्पण ये भी किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, और ये जो उत्तल दर्पण है ये भी किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। भाई ये पूरा कांच का गोला था, हमने ये हिस्सा इसका काट करके इसी से अवतल दर्पण बनाया, और ये भी पूरा गोला था, इसी से हमने ये हिस्सा काट करके क्या कर लिया, उत्तल दर्पण बना लिया। तो देखो, कोई भी गोलीय दर्पण हो उसको एक खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, और इस गोले का जो केंद्र होता है वो कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो कहलाएगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो भाई देखो, जो वक्रता केंद्र है उसको तो हम दिखाते हैं C की सहायता से। तो ये हो गया C, और ये भी क्या हो गया C, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट भी क्या है, C है। और वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं कैपिटल R से। तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी है कैपिटल R, ठीक इसी तरीके से यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल R है, ठीक है भाई। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो हमने क्या कहा कि गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र को हम C से दिखाते हैं और वक्रता त्रिज्या को R की सहायता से दिखाया जाता है। तो परिभाषाएं अब हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण को किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है तथा इस
गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे ये बात लिख ले अपन, वक्रता केंद्र को C से तथा वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। R से दर्शाते हैं। ठीक है भाई। तो हमने दो परिभाषाएं पूरी कर ली है अब तक। ध्यान से सुनो भाई। पहली चीज हमने किसके बारे में पढ़ा? ध्रुव के बारे में पढ़ा। तो हमने कहा भाई जो गोलीय दर्पण है उसकी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु? मध्य वाला बिंदु क्या कहलाता? दर्पण का ध्रुव कहलाता। और ध्रुव को हम किसकी सहायता से दिखाते? P की सहायता से दिखाते हैं। फिर हमने वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या के बारे में जाना। तो हमने कहा भाई गोलीय दर्पण को एक खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस गोले का जो केंद्र होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा और इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो हम वक्रता केंद्र को C से दिखाएंगे और वक्रता त्रिज्या को R से। वक्रता केंद्र को C से और वक्रता त्रिज्या को R से दिखाया जाएगा। ठीक है। तो अभी आप एक काम करें, पहले ये दोनों जो परिभाषाएं हैं ये वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो दोनों परिभाषाओं को। ठीक है, परिभाषा आपने नोट कर ली दोनों। अब तीसरे नंबर की परिभाषा पर चलते हैं भाई। तीसरे नंबर की परिभाषा अपने मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो ध्यान दो भाई, मुख्य अक्ष क्या है? देखो ये दर्पण का ध्रुव P है और ये दर्पण का वक्रता केंद्र C है। इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो मैं इन दोनों को मिला देता हूं एक सीधी रेखा के द्वारा और ये सीधी रेखा ही क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक इसी तरीके से इस दर्पण के लिए ले लो आप, ये इसका P है और ये C है। इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो वैसे क्या है कि ये जो मुख्य अक्ष है ये भी एक प्रकार की वक्रता त्रिज्या ही है। भाई वक्रता त्रिज्या तो ये भी है, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींचा जा सकता है। ऐसे ही देखो ये भी वक्रता त्रिज्या, इधर भी खींच सकते थे, इधर भी खींच सकते थे, इधर खींचिए। तो ये C और P के बीच की दूरी हमेशा किसके बराबर होगी? वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि आपका जो मुख्य अक्ष है वो भी खुद एक क्या है? वक्रता त्रिज्या ही है। तो यहां पर मैं ये जो रेखा है जो C को और P को आपस में मिला रही है, इसको नाम दे देता हूं भाई मुख्य अक्ष। ऐसे ये है तो ये भी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। क्या हो गई? ये भी मुख्य अक्ष। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्या लिखें? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम C से दिखाते हैं, तथा
ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो C और P इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। दूसरी बात क्या है कि C व P के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, बराबर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य अक्ष भी खुद अपने आप में क्या है? एक वक्रता त्रिज्या ही है, लेकिन ये वो वक्रता त्रिज्या है जो C को और P को क्या कर रही है? आपस में मिला रही है। ठीक है, तो परिभाषा हो गई। अब ये जो चित्र हमने बनाया है ये किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए ये चित्र? तो अवतल दर्पण के लिए। और ये जो चित्र है ये कौन से दर्पण के लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। तो आप अब ये तीसरे नंबर की परिभाषा आप नोट करेंगे और इसके साथ में दोनों चित्र भी आपको बनाने हैं। ये अवतल दर्पण के लिए है जिसके अंदर अपन ने मुख्य अक्ष भी दिखा दी, वक्रता त्रिज्या भी दिखा दी, C भी दिखा दिया और P भी दिखा दिया। और ये उत्तल दर्पण के लिए है जिसके अंदर हमने मुख्य अक्ष भी दिखा दिया, ये R भी दिखा दिया, C भी दिखा दिया और P भी दिखा दिया। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले परिभाषा नोट करें, फिर दोनों चित्र भी बना लें, फिर बाकी की परिभाषाओं पर विचार करते हैं। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम आगे की परिभाषाओं पर विचार करते हैं। तो अगली हम परिभाषा ले रहे हैं फोकस बिंदु। चौथे नंबर की परिभाषा ये फोकस बिंदु। और इस फोकस बिंदु को हम दिखाएंगे कैपिटल F की सहायता से। तो क्या होता है ये हम समझते हैं इस बात को। तो पहले मैं दर्पण बना लेता हूं, वही दो। एक तो ये दर्पण में आपके सामने, एक तो ये दर्पण आपके सामने जो कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और दूसरा दर्पण आपके सामने ये है जो कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों ही दर्पण पर हम प्रकाश की किरणें डालते हैं, प्रकाश की समांतर किरणें इसके ऊपर डालते हैं। तो ये प्रकाश की समांतर किरणें क्या करी जा रही है? इनके ऊपर डाली जा रही है। दो प्रकाश की किरणें, चलो ये मैंने डाल दी प्रकाश की किरणें। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर भी डाल दिए। प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें डाल दी। ठीक है, अब देखो भाई, ये अवतल दर्पण है तो इसका वक्रता केंद्र जो है वो भी हम बना देते हैं, और इसका जो P है, ध्रुव है, वो भी हम बना देते हैं ऐसे। ये मुख्य अक्ष खींच दी मैंने, और ये C और P दोनों को मिला रही है रेखा। याद रखना ये चीज, अवतल जो दर्पण होता है उसमें जो मुख्य अक्ष है इस तरफ होती है। ये उत्तल दर्पण है तो इसका भी C और P बना देते हैं। तो ये C हो गया और ये P हो गया।
और इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष हो गई। तो जो उत्तल दर्पण है उसके लिए मुख्य अक्ष इस तरफ होती है, ये ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने चित्रों में ऐसे ही बनाया था इनको। ये अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष इधर है और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य क्या है, इधर है। अब फोकस बिंदु क्या होता है ये हम देखना चाहते हैं। तो देखो आपको पता है कि जब अवतल दर्पण के ऊपर प्रकाश की समांतर किरणें डाली जाती है तो ये अभिसारित हो जाती है, मतलब अंदर की ओर मुड़ जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है। तो ये एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, दर्पण के सामने मिलती है। तो मान लीजिए ये इस बिंदु पर आकर के मिल रही है सारी प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो इस बिंदु पर आकर के जब ये प्रकाश की किरणें मिलेगी ना, इसी बिंदु को बोला जाता है दर्पण का फोकस बिंदु। इसके लिए देखो, तो इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, अपसारित होती है। तो ऐसे जाएगी एक प्रकाश की किरणें, ऐसे। लेकिन जब इन प्रकाश की किरणों को पीछे की दिशा में बढ़ाया जाता है तो ये भी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, वास्तव में नहीं मिलती है, लेकिन इन किरणों को जब पीछे की दिशा में बढ़ाया जाता है तो ये एक बिंदु पर हमें क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये बिंदु भी क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, जिसे हम कैपिटल एफ की सहायता से दिखाएंगे। किसकी सहायता से दिखाएंगे, कैपिटल एफ की सहायता से दिखाएंगे। तो देखो फोकस बिंदु को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जब गोलीय दर्पण के ऊपर प्रकाश की समांतर किरणें डाली जाती है तो वो परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर काटती प्रतीत होती है वो बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। जैसे ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये वाली सीपी वाली, तो परावर्तित होने के बाद में ये किरणें यहां पर जाकर के इसको काट रही है, तो ये फोकस बिंदु हो गया। इसमें ये फोकस बिंदु है तो परावर्तित होकर के तो ये इधर जा रही है तो काटेगी तो नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर यहां पर काटती हुई ये प्रतीत होगी हमें, वास्तव में नहीं काट रही है लेकिन काटती हुई प्रतीत होगी। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे या काटती प्रतीत हो वो बिंदु क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई आपकी, है ना। ये जो चित्र मैंने तैयार किया है ये कौन से दर्पण के लिए है भाई, अवतल दर्पण के लिए। और ये जो चित्र है ये कौन से दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए। तो हम फोकस बिंदु की परिभाषा लिखते हैं, पहले दोनों के लिए एक साथ परिभाषा इसकी लिखते हैं। तो देखो गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती प्रतीत होती है वह बिंदु गोलीय
दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। और दूसरी बात क्या है कि फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। तो बात हमारे समझ में आ रही है अब कि कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है, तो परावर्तित होने के बाद में वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर काटती प्रतीत होती है वो बिंदु ही क्या कहलाता है, उस दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। और फोकस बिंदु को हम किसकी सहायता से दर्शाते हैं, कैपिटल एफ की सहायता से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सीपी मुख्य अक्ष है, इधर ये भी सीपी मुख्य अक्ष है, इसको यहां पर ये काटती प्रतीत हो रही है और यहां पर ये वास्तव में क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो आप ये परिभाषा नोट करें। उसके बाद में क्या है कि अलग अलग परिभाषाएं भी इसकी पूछी जा सकती है। जैसे आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए, या उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो वो परिभाषाएं भी मैं अभी दोनों दर्पण के लिए अलग अलग लिखवाऊंगा। बाकी दोनों के लिए ये परिभाषा एक साथ अपन काम में ले सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करो। ठीक है, किया आपने नोट? मैं मिटाऊं ये परिभाषा। अब दोनों दर्पण के लिए अलग अलग परिभाषाएं लिखेंगे फोकस बिंदु के लिए ही। तो देखो चित्र के अंदर देखो, अवतल दर्पण के लिए क्या हो रहा है, अवतल दर्पण के ऊपर हमने प्रकाश का समांतर किरण पुंज डाला है, प्रकाश की समांतर किरणें अवतल दर्पण पर डाली है। तो परावर्तित होने के बाद में सारी प्रकाश की किरणें अभिसारित हो जाती है और एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, और यही बिंदु इस अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। तो इसको ऐसे ही हम परिभाषित करेंगे अवतल दर्पण के लिए। देखो क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणों का या प्रकाश की समांतर किरणें, प्रकाश की समांतर किरणें, समांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वे अभिसारित होकर, अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो देखो चित्र से हमारे बात समझ में आ रही है
कि जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद में वो अभिसारित होती है और एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, और यही बिंदु इस अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। तो अवतल दर्पण जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वे अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण का फोकस बिंदु बोला जाता है। अब इसी तरीके से हम उत्तल दर्पण को लिए भी इसको परिभाषित करें तो देखो, जब हमने उत्तल दर्पण के ऊपर प्रकाश की समांतर किरणें डाली तो ये परावर्तन के बाद में क्या हो गई? अपसारित हो गई, मतलब फैल गई। अब ये जो परावर्तित किरणें हैं या अपसारित किरणें हैं, जब इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और ये बिंदु इस उत्तल दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। तो इसको इसी तरीके से हम क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे इसके लिए कि उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वे अपसारित हो जाती है। इन अपसारित या परावर्तित प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाने पर वे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं। तो इस बिंदु को क्या बोला जाता है? उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु या फोकस बोला जाता है। तो सीधी बात है, चित्र से समझ में आ रही है कि उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद में वे अपसारित हो जाती है। अपसारित हो जाएगी मतलब फैल जाएगी। इन अपसारित या परावर्तित प्रकाश की किरणों को पीछे की दिशा में बढ़ाने पर वे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसी बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु बोला जाता है। तो पीछे की दिशा में बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और यही इस उत्तल दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इन बातों को नोट कर लो। अलग से ये परिभाषा पूछ सकते हैं, भाई उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को परिभाषित करो, अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को परिभाषित करो। तो साथ में आप परिभाषा लिखेंगे और साथ में आप चित्र भी देंगे उसके लिए। ऐसे ये परिभाषा लिखेंगे तो साथ में उसको एक चित्र भी दो, भाई वास्तव में ऐसा हो रहा है, इसमें वास्तव में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप नोट करो। उसके बाद में फोकस दूरी की बात करें अपन।
ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब इन बातों को मैं मिटाता हूं और उसके बाद में हम फोकस दूरी की बात करते हैं। हाँ जी, फोकस दूरी क्या होती है वो देखते हैं अपन। पांचवी परिभाषा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएंगे भाई। देखो फोकस दूरी क्या होती है, ये आपका फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु, और ये आपका क्या है, ध्रुव है P। तो फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको अपन स्मॉल एफ से दिखाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहां जाओ, ये क्या है आपका ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो बस यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। हम क्या बताएंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। तो यहां परिभाषा में लिख देता हूं, क्या बताएंगे परिभाषा, कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P व फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु को अपन कैपिटल एफ से दिखाते हैं, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और दूसरी बात क्या लिख दे कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है भाई, तो आप परिभाषा नोट कर ले फोकस दूरी की और साथ में चित्र भी बना लें। अब इसमें फोकस दूरी भी अपने को दिखानी है साथ में। यदि आपने पहले डायग्राम बना लिया है तो बस ये फोकस दूरी और दिखा ले उसमें, तो बना लीजिए। उसके बाद में एक परिभाषा और बची हुई है द्वारक, वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है भाई, कर लिया है आपने नोट। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और बची हुई है द्वारक, उसको भी हम देख लेते हैं। द्वारक, द्वारक क्या होता है, द्वारक दरवाजे से बना है। तो देखो द्वारक होता क्या है समझेंगे। हमारे पास में कोई भी गोलीय दर्पण होता है, ऐसा होता है गोलीय दर्पण, तो इसकी परावर्तक सतह की जो सीमा रेखा है वो वर्ताकार होती है। गोलीय दर्पण कुछ तस्तरी नुमा होगा, कटोरी नुमा आप कह सकते हो इसको, है ना। तो इसकी जो सीमा रेखा है परावर्तक सतह की वो कैसी होती है, वर्ताकार होती है। जैसे मैं इसको यहां रख करके और इसको ऐसे बना दूं, ऐसे, तो जो गोलीय दर्पण है इसकी परावर्तक सतह की सीमा रेखा कैसी होती है, वर्ताकार होती है। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह जो है उसकी वर्ताकार जो सीमा रेखा है उसका व्यास निकालें हम। व्यास का मतलब आप समझ गए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। तो ये इसका जो व्यास है यही क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे कि गोलीय दर्पण की
परावर्तक सतह की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास। वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक इसको नाप लेना है। यहां से हमने नापा यहां तक, तो यही क्या कहलाएगा, इसका द्वारक कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या दूं इसकी डेफिनेशन, अब गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता, द्वारक कहलाता है। तो गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह उसकी सीमा रेखा को यदि अपन खींचे तो वो वर्ताकार होगी, और उस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास हम निकाले तो वही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, दर्पण का द्वारक यदि वक्रता त्रिज्या से छोटा हो, दर्पण का द्वारक यदि वक्रता त्रिज्या से कैसा हो, छोटा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। मतलब ये यदि 2 सेंटीमीटर का है, ये टोटल 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यदि ये टोटल 3 सेंटीमीटर का है तो ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहां पर एक बात हमें ये याद रखनी है कि छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए R बराबर होता है 2f। R यहां पर वक्रता त्रिज्या है और f यहां पर फोकस दूरी है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या हो गई, दुगनी हो गई। छोटे द्वारक का मतलब किससे है, मतलब जो है द्वारक है वो वक्रता त्रिज्या से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं कि ऐसे दर्पण जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या R से छोटा होता है उनके लिए क्या होगा भाई, R बराबर होता है 2f। तो छोटे द्वारक का मतलब यह है कि द्वारक किससे छोटा होना चाहिए, आपका वक्रता त्रिज्या से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या से छोटा होना चाहिए। तो द्वारक हो गया गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है, और छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए R बराबर 2f होता है। छोटे द्वारक का मतलब क्या है कि द्वारक जो है वक्रता त्रिज्या से छोटा होना चाहिए, तो फिर उनके लिए क्या होगा, R बराबर 2f होगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होगी, दुगनी होगी। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके ये बात भी आप नोट कर लीजिए। डायग्राम आपने पहले बनाए लिए हैं इधर वाले, तो वो बनाने नहीं है, केवल ये आपको नोट करना है, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, कर लिया आपने नोट। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पर विचार करेंगे। क्वेश्चन है भाई, सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण के लिए
R बराबर 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में गणितीय रूप से सिद्ध करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।